पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मार्केट का फीलर लेते हैं। आज मार्केट पहले हाफ में तो काफ़ी नीचे नीचे रही, कोई इतना ख़ास उसमें मूवमेंट नहीं आई, लेकिन जुमे के फ़ौरन बाद उसमें एकदम तेज़ी आई और तकरीबन 250 पॉइंट्स ऊपर बंद हुई है। अब देखें आगे मंडे को क्या होता है। ये जुमे को सेकेंड हाफ में अक्सर यही होता है कि या तो बहुत प्रेशर आ जाता है, माल बेचना शुरू कर देते हैं लोग या ख़रीदना शुरू कर देते हैं। पता नहीं क्या उनकी प्लानिंग होती है। अगर OGDC को देखें तो OGDC में सेकंड हाफ में, वैसे सुबह भी था लेकिन सेकंड हाफ में काफ़ी इसमें ऊपर का रहा। SNGP PPL भी थोड़ा थोड़ा ऊपर है। कुछ वो जो खबरें आ रही हैं कि 10 तारीख को आना है शायद किसी ने, फिर वही रूमर्स की बेसिस पे कि सऊदीया या UAE ने आके कुछ बाइंग का ऐलान करना है, तो उसका जो है देखें कुछ होता है संडे को कि नहीं। PIA ने आज एकदम बड़ी जोर के जंप मारी, 4 रुपये से एकदम ही जो है ना 4.80 पे। तो इसमें भी जो है PIA को बेचने का इरादा है, तो उसी का चक्कर है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी एकदम जंप आ गई। बहरहाल वो प्लेयर्स की मर्जी होती है। अब कोई पता नहीं यहाँ से वो दूसरों को पकड़ा के निकल जाएं, यहाँ से जहाँ तक लेके जाना चाहें वहाँ जाके पकड़ाएं। तो देखें इसमें क्या करते हैं। बहरहाल हम तो आमतौर पे इस किस्म के शेयर्स में कोई ख़ास ट्रेड नहीं करते, जिनको कहते हैं ना पेनी शेयर्स या कचरा शेयर्स। तो क्योंकि ये बज़ाहिर लोगों को नज़र आता है ऐसा कि इनमें तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उल्टा हमारे जैसे लोग इसमें नुकसान करके बाहर निकलते हैं। अच्छा जी, आज जनाब साहब NCPL ने बोर्ड मीटिंग पता नहीं कहाँ से अनाउंस कर दी। बोर्ड मीटिंग अदर देन फाइनेंशियल्स, इसमें और कुछ नहीं लिखा हुआ। अब इसमें हो सकता है वो अपने डायरेक्टर्स से कोई गपशप करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, लेकिन मार्केट ने इसको इस तरह से लिया कि वो डिविडेंड का ऐलान करेंगे। तो उसको जुमे के बाद जो है, जुमे की ब्रेक में नोटिस आया और उसको जुमे के फ़ौरन बाद स्टार्ट का तकरीबन अपर कैप के पास ही वो एकदम उसमें जंप लगा और अपर कैप ही हो गया। अब देखें इनका ये नोटिस जो है ना, ये जुमे की ब्रेक में पब्लिश करना ही ये बताता है कि कितनी धोखेबाजी, ये टीम ही धोखेबाजों की लगता है, सॉरी टू से, माजरत के साथ। वरना जुमे की ब्रेक में नोटिस देने की क्या ज़रूरत है। कुछ कंपनियां ब्रेक में या आफ्टर मार्केट अपना रिजल्ट इशू करती हैं, वो चलो एक अलग बात है कि वो चाहती हैं कि मार्केट में जो है ना वो लोग एकदम उस पर रिएक्ट ना करें, लेकिन बोर्ड मीटिंग का नोटिस देना ब्रेक के बाद, ये कुछ बात समझ नहीं आई। अब इसमें दोनों तरह का धोखा हो सकता है। हब ने पिछले साल किया था, 2022 का जब फाइनल रिजल्ट आया था तो कोई डिविडेंड नहीं दिया था, और उसके थोड़े दिनों बाद उन्होंने एक मीटिंग अनाउंस करके वो पता नहीं 16 रुपए का डिविडेंड दे दिया था। तो ये बहुत बिगड़ती थी। अब कोई पता नहीं, क्योंकि अगर आप देना चाहते हैं डिविडेंड तो आप एनुअल के साथ दे दें, बाद में देने की क्या तुक बनती है, कोई तुक नहीं बनती। ठीक है, तो अगर तो ये इस मीटिंग में डिविडेंड देंगे तो भी ये धोखेबाजी है, और अगर ये डिविडेंड नहीं देंगे तो भी ये उन लोगों की धोखेबाजी है जो इस नोटिस की बेसिस पे एकदम इन्होंने इसको कैप लगा दिया और पता नहीं कहाँ पे जाके। बहरहाल हम अभी इस शेयर से, हमारा कोई इरादा नहीं है इसमें इस वक्त। ये ठीक है 25 पे भी चला जाए और अगर डिविडेंड भी पता लगे दे दिया है तो हमारा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि डिविडेंड देना धोखेबाजी इस सेंस में भी होगा क्योंकि उन्होंने अपनी जो फाइनल रिपोर्ट निकाली है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि हमने डिविडेंड इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमने अपने लोन वगैरह अदा किए हैं। तो वहां पे ये बोल के अगर वो डिविडेंड सचमुच दे दें तो ये मज़े से बड़ा झूठ और क्या होगा कि एक तरफ वो कुछ और कह रहे हैं, एक तरफ कुछ और कह रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि उन्होंने डिविडेंड दिया हो, डिविडेंड देना हो, किसी और चीज के लिए मीटिंग हो सकती है। तो ऐसे में ये मार्केट के प्लेयर्स की गेम हो सकती है कि वो नोटिस कुछ और चीज का आया है और उन्होंने इसको एकदम जंप लगा दिया है। बहरहाल हमारा इस वक्त इसमें एंट्री लेने का कोई इरादा नहीं है। आप लोग अगर इसमें बैठे हैं, जो भी आपने करना है या इसको खरीदना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है।
उसके बाद एक आल्टन एनर्जी का एक नोटिस आया कि उनके डायरेक्टर ने फिर कोई 50,000 शेयर्स खरीदे हैं, पहले भी थोड़े दिनों पहले भी खरीदे थे। तो ये यहाँ पे भी तकरीबन 12.8 तक गया, वापस यहाँ पे आके थोड़ा सा स्टेबल हो गया। अभी इसमें मूव तो कोई नहीं बन रही और बनते देर भी नहीं लगती। लेकिन देखिए, जब डायरेक्टर्स किसी कंपनी अपनी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं ना, तो लाजमी नहीं होता कि उसके बाद उस शेयर की वैल्यू नीचे नहीं जाएगी। लेकिन अगर वो थोड़े ज़्यादा शेयर्स बाय करें तो इससे एक इंडिकेशन ज़रूर मिलती है कि दो चीज़ें हो सकती हैं। नंबर वन, कि डायरेक्टर्स चाहते नहीं हैं कि भाई उस उनकी कंपनी की वैल्यू उस सर्टन रेट से नीचे जाए, तो वो बाय करना शुरू कर देते हैं अगर वहां पे ज़्यादा लोग सेलिंग करें। या फिर डायरेक्टर्स तब बाय करते हैं जब उनको पता हो कि भाई उनकी कंपनी की वर्थ ज़्यादा है, या वो कंपनी अगले कुछ महीनों में या अगले हो सकता है साल में वो अच्छा डिविडेंड दे सकती है, तो फिर भी डायरेक्टर उसको बाय कर लेते हैं ताकि वो भी बेनिफिट हासिल करें। अब हमें नहीं पता कि इनके डायरेक्टर की इसके पीछे नीयत क्या है, लेकिन बात वही है कि जब एक शेयर की वैल्यू बहुत नीचे आ जाए, उसके डायरेक्टर्स बाय करें और उसकी ईपीएस भी अच्छी हो, मतलब इसकी अपनी अच्छी नहीं है, इसकी सब्सिडरी की अच्छी है जिसको पैसे देती है और फिर वो शेयर होल्डर्स में बांटती है, हम पहले बता चुके हैं, तो इट इज अ पॉजिटिव साइन। बहरहाल अगेन हमारी इसमें होल्डिंग है, आपकी अपनी मर्जी है। अब अच्छा, निशात चुनिया हो गया, और एक और आईएलपी इंटरलूप ने जो एक नोटिस मटेरियल इंफॉर्मेशन दी है, इसमें उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि वो अपना ऑथराइज कैपिटल बढ़ा रहे हैं, 15 से कितने 50 कर दिया, 3 टाइम्स उन्होंने बढ़ा दिया। फिर उसमें जो एक और अहम बात उन्होंने की है आगे, टू अप्रूव लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट टू एक्वायर द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन टॉप सर्कल हॉजरी मिल्स यूएसए एंड सब्सिक्वेंट बीएमआर। ये थोड़ा एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं जिसके लिए वो एक और कंपनी खरीदेंगे। अब ये जो इन्होंने इस साल 50% बोनस भी दिया था। अब इन्होंने ये जो ऑथराइज कैपिटल बढ़ाया है, इसकी 3 वजूहत हो सकती हैं। नंबर 1 कि ये आगे अगले साल भी बोनस देना चाहते हैं, तो उन्होंने अभी से बढ़ा लिया ताकि वो कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो जाए, तो अगले साल भी फिर 50%, 20%, जरूरी नहीं सारा एक ही साल में देते हैं, अगले हर हो सकता है 5 सालों में इन्होंने बोनस का इरादा किया और थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए बढ़ा सकते हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि इन्होंने राइट शेयर इशू करने हैं। अब जैसे ये इन्होंने कोई और कंपनी खरीदनी है, तो उसके लिए हो सकता है ये पैसे शेयर होल्डर से मांगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। और तीसरी एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कभी कभार एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को खरीदती है, तो उसके बदले में वो पैसे नहीं देती, वो उसी कंपनी के शेयर होल्डर से कहती है कि भाई आप हमारी कंपनी में हम अपनी कंपनी के शेयर्स आपको ट्रांसफर कर देंगे। तो ये तीनों रीजंस हो सकती हैं, और जो है हमें नहीं पता कि इनकी क्या नीयत होगी, लेकिन ये है कि एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है अगले आने वाले महीनों सालों में इस कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर हो। अब हम रिजल्ट देख लेते हैं जो आज अनाउंस है। नेशनल फूड्स का रिजल्ट आया, ₹2.5 का डिविडेंड, बहुत फारिग डिविडेंड दिया। अर्निंग इतनी बुरी नहीं है, अर्निंग ₹9 की है, और उस हिसाब से बहुत फारिग डिविडेंड है और ओवर वैल्यूड है। देख लेते हैं आज इसकी रिजल्ट के बाद क्या रहा इसमें। तकरीबन लोअर लॉक, बहुत ओवर वैल्यूड है अभी भी। अच्छा जी, डेस्कॉन, इसने ₹2 का डिविडेंड दिया, इतना ही एक्सपेक्टेड था क्योंकि 2 इंटरिम पे भी दे चुके हैं। पूरे साल की अर्निंग है 8, लेकिन इसमें एक चीज अहम है, डॉल। अच्छा, पहले ये पॉजिटिव था शुरू में, लेकिन बाद में नेगेटिव हो गया। इसकी एक चीज हम देखते हैं, इसके ना हम पहले 9 महीने के रिजल्ट जरा खोल लें। इसकी 9 महीने में ईपीएस थी 7.43 और पूरे साल में है 8, यानी कि Q4 की ईपीएस इसकी बहुत कम है।
क्या ज़्यादा हुआ है? टैक्स ज़्यादा हुआ है, फाइनेंस कॉस्ट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट भी उतना नहीं ज़्यादा हुआ। बहरहाल इसकी जो, अगर आप असेसमेंट सिर्फ एनुअल रिजल्ट को देख के करें तो आप समझेंगे जी 8 का आया है ईपीएस, तो अगले साल भी 8 की ईपीएस हो सकती है और 4 रुपए का डिविडेंड दे सकता है। लेकिन हम इसके फाइनल रिजल्ट की असेसमेंट इस तरह कर रहे हैं कि 60 पैसे की ईपीएस है, तो अगले साल कोई पता नहीं है 2-3 रुपए की ईपीएस हो और 1-2 रुपए का डिविडेंड दें, तो इसलिए फॉर द टाइम बीइंग डोल को हमने अपनी वॉच लिस्ट से निकाल दिया। अच्छा जी, उसके बाद क्या बनता है जी? ये क्या है? अमरेली स्टील, मैंने लॉसेस शो किए हैं, छोड़ो छड्डो जी। अच्छा, कैंडी लैंड, कोकोमो मुझे भी दो, मिफ्ता इस्माइल। अच्छा, कैश डिविडेंड इन्होंने दिया है 2 रुपए और पहले दिया था 10 रुपए और कोई बोनस भी इन्होंने शायद दिया था, या नहीं नहीं बोनस नहीं दिया था, डिविडेंड था। 12 रुपए का डिविडेंड है 96 रुपए की अर्निंग में से, तो फारिग है। ये क्या है? जी जी, इसका पता नहीं नाम क्या है इसका भाई। इस्माइल इंडस्ट्रीज, इस्माइल। 640 अपर कैप लगा इसमें। असल में देखे ना, फ्री फ्लोट ही 5% है। ये 3 मिलियन शेयर्स भी मिफ्ता साहब ने खुद ही खरीदे होंगे, तो हमारे लिए इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ऐसी कंपनीज ना, जब इनका मूड बने ना, इसको बिला वजह ही 1000-2000 पे भी ले जा सकते हैं तो आप, अगर आप तुक्का मारना चाहते हैं तो आप एक दो शेयर लेके बैठ जाएं 10 शेयर ले लें अच्छा जी। अच्छा, दर इस्लाम टेक्सटाइल मिल्स, ये भी कोई लॉसेज में ही है, फारिग। अच्छा, आईएलपी तो हम देख चुके हैं। अच्छा जी, तो ये है हिसाब किताब। हाँ अच्छा, ये देखें जी, अब निशात मिल्स ने जो है आपका, सॉरी, एनसीपीएल ने, उन्होंने तो बोर्ड मीटिंग अनाउंस की, लेकिन इसको पता नहीं क्या हो, जुमे के बाद खुला ये बड़ा ऊपर। हमने तो माशाल्लाह से यहाँ पे जो है जुमे से पहले जो है ना, यहाँ पे कोई 10-1 हज़ार शेयर्स खरीदे थे, 1440 पे, नहीं 1440 पे थे, नहीं 1450 पे खरीदे थे और 15 पे निकाल दिए। फिर वो मैं, कुछ तो हमारे पास इसमें वो पड़े हैं ना, वो लॉन्ग टर्म वाले, फिर छोटे मोटे हम इस तरह करते रहते, नीचे हो प्राइस तो खरीद लिया, उसको ऊपर प्राइस पे लगा दिया, एकदम ही ऊपर चला गया, वहां पे हमने निकाल दिए और क्लोज थोड़ा सा 14.8 पे, मतलब बिला वजह ही इसमें मूव। तो यही बात है कि इनमें इतनी कम वैल्यू उसकी है ना, तो इसलिए हम तो संभाल के रखते हैं। ऐसी कोई मूव बने थोड़े से ऊपर निकाल दिया, हम नीचे अगर कल जो है मंडे को 1450 पे आया, हम वो 10,000 वापस खरीद लेंगे। उसके बाद था जी टीपीएलपी, सारा फर्स्ट हाफ इसको प्रेशर में रखा। ये देखें, ये एकदम इसमें 1224 से ले जाके 1274 पे ले गए इसको। तो इस पे तो हमने आपको खुद बताया, इस पे भी हमने 5000 यहाँ खरीदे निकाल दिए, तो आज की दिहाड़ी अच्छी होगी साड़ी। अच्छा जी, ये हिसाब किताब है, और तो कोई खास नहीं। SHSML भी अभी ठीक अपनी जगह पे चल रहा है। तो ये है जी। फिर आज का मेरा ख्याल है और कुछ अभी किसी, हाँ एक चीज आज को आपको बतानी थी। वो हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था, तो एक भाई ने कहा था कि भाई उस पर थोड़ा सा क्लैरिटी दे दें कि कैपिटल गेन टैक्स जो है और डिविडेंड टैक्स का, वो हमने एक बात की थी, उस पर हम बात करते हैं अब। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक, हम इसको जो अब हमारी बात थी उसको हम ना एक सिनेरियो से समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, कैपिटल गेन के ऊपर आपका टैक्स है 15% और डिविडेंड के ऊपर आपका टैक्स है 15%। इसका मतलब ये है कि आइडियल सिनेरियो में, ख़ुसूसन जब आप प्रॉफिट्स में हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी कंपनी का डिविडेंड अवेल करें तो भी आपका जो है 15% टैक्स कटेगा, और अगर आप डिविडेंड लेने से पहले बेच दें और आपका कैपिटल गेन जो होगा उसके ऊपर भी 15% टैक्स लगेगा, तो वो बराबर रहता है। जैसे देखें, ईयर 1 है, हमने शेयर्स खरीदे थे साल के शुरू में,
1,00,000 रुपए और साल के आखिर में मिसाल के तौर पर उसकी वैल्यू होगी 1,20,000, तो इसके ऊपर हमें कैपिटल गेन होगा 20,000 और उसके ऊपर टैक्स होगा 15%, 3,000 का, और नेट वैल्यू हमारी होगी 1,17,000। लेकिन अब अगर हम ये सोचें कि जी हमने हमारे शेयर की वैल्यू थी 1,00,000 रुपए और क्लोजिंग पे भी जून में भी उसकी वैल्यू है 1,00,000 रुपए, लेकिन साल के दौरान उसने 20,000 का डिविडेंड दिया, तो जब डिविडेंड हमें मिला उसके ऊपर 3,000 टैक्स कट चुका होगा और हमारी नेट वैल्यू होगी 1,17,000, तो ये बराबर होगा। अब हम सिनेरियो देखते हैं कि हमारा कैपिटल गेन नहीं है, हमारा कैपिटल लॉस है। ठीक है, पहले साल हमने शेयर्स खरीदे, उसकी वैल्यू थी 1,00,000 रुपए, साल के आखिर में वो 80,000 रह गए, शेयर की वैल्यू कम होगी और ना उसने डिविडेंड दिया और वो कम हो गई, तो हमारा कैपिटल लॉस हुआ 20,000। ठीक है, और हमारी नेट वैल्यू बनी 80,000। अब अगले साल, साल 2 में हमने, यानी कि साल 2 का शुरू होता है ना 1 जुलाई से, जो टैक्स ईयर होता है, तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू थी 80,000 और जब उससे अगले साल का जून हुआ, यानी कि 12 महीने गुजर गए, तो 30 जून को उन शेयर्स की वैल्यू थी 1,00,000। ठीक है, इसका मतलब यह है कि साल 2 में हमें कैपिटल गेन हुआ 20,000 का। ठीक है, और असूली तौर पे उस पे टैक्स कटना चाहिए था 3,000 का। ठीक है, अगर हमारा 20,000 गेन है तो 3,000 का उस पर टैक्स कटना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा पहले साल में लॉस था 20,000 का और दूसरे साल में गेन है 20,000 का, तो ये एनसीसीपीएल वाले और टैक्स कानून का भी यही रिक्वायरमेंट है, वो इसको सेट ऑफ कर देंगे, यानी कि पिछले साल के जो 20 के लॉसेस थे वो इस साल के 20 के प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएंगे, तो इस साल हमारे शेयर्स की वैल्यू 80 से लाख हो जाएगी, लेकिन हमारी नेट वैल्यू लाख ही रहेगी, 3,000 का टैक्स हमें नहीं देना पड़ेगा, वो पिछले लॉस को पूरा हो गया। और ये देखें ना, साल 1 के शुरू में भी 1,00,000 था, अब भी 1,00,000 है, उस हिसाब से ये टैक्स हमें नहीं देना। अब ये देखें, अब हम एक तरफ देखते हैं कि हमारा पहले साल में, ठीक है, अगर हमने ये लॉस हो गया, हमारा 100 से 80 की वैल्यू रहेगी और हमारा कैपिटल लॉस आ रहा है 20,000 रुपए का। ठीक है, ये पहला साल वही वाला है जो सिनेरियो 2 में पहला साल था। अब साल 2 में क्या हुआ, उस कंपनी की वैल्यू थी 80,000, ठीक है, साल के शुरू में, और साल के आखिर में भी थी 80,000, और बीच में उसकी वैल्यू जो है ऊपर गई थी जब उसका डिविडेंड उसने अनाउंस किया था, वो एक्स होके फिर 80,000 हुई, तो डिविडेंड उसने दिया 20,000 का और हमने डिविडेंड अवेल कर लिया। हमने डिविडेंड एक्स होने से पहले बेचा नहीं, हमने डिविडेंड अवेल कर लिया। ठीक है, तो जब हमें डिविडेंड मिलेगा तो उसमें से टैक्स लाजमी कटेगा 3,000 रुपए का 15%, उसके ऊपर कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, कि इस बंदे का, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स अलग टैक्सेशन के वो रूल्स हैं, एक अलग स्लैब है समझ लें, और विदहोल्डिंग टैक्स ऑन डिविडेंड इज सेपरेट स्लैब, तो वो टैक्स कट जाएगा और हमारी वैल्यू बनेगी 97,000। लेकिन अगर हमने इसका डिविडेंड अवेल ना किया होता, इसको डिविडेंड आने से पहले बेच दिया होता और इसकी वैल्यू हमारे शेयर्स की बेचने के टाइम पे लाख रुपए होती, ठीक है, या जो भी है, मतलब हमने जब बेच दिया तो हमारे पूरे साल का प्रॉफिट हमें 20,000 हुआ, तो वो हम सेट ऑफ कर देते पिछले साल के लॉसेस के अगेंस्ट। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ रही है, मैं क्लियर कर पाया हूं। कहने का मकसद ये है कि अगर आज की तारीख में आप अपनी ब्रोकर से जो है ना अपने स्टेटमेंट लें टैक्स की पूरे साल की, ठीक है, वहां पे लिखा आ रहा होगा कि आपके कितने लॉसेस हैं, और वो क्योंकि जो लॉसेस हैं वो अगले सालों में एडजस्ट भी 2 या 3 साल के लिए हो सकते हैं, वो हमेशा के लिए नहीं एडजस्ट हो सकते। यानी कि मेरे इस साल अगर 5 लाख का लॉस है, कैपिटल लॉस, अगले 3 सालों में अगर मैं प्रॉफिट में नहीं कमाता तो 3 साल के बाद ये लॉस मैं किसी चौथे साल के प्रॉफिट के अगेंस्ट नहीं एडजस्ट कर सकूंगा, या जो भी उसका टाइम पीरियड है वो मुझे इस वक्त याद नहीं है, वो आप चेक कर लीजिए या अपने टैक्स कंसल्टेंट से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इसका फायदा जहां तक हमें लगता है सिर्फ फाइलर्स को होगा। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अगर आपके कैपिटल लॉसेस नजर आ रहे हैं तो आपको स्ट्रेटेजी ये अपनानी चाहिए कि आपको किसी भी कंपनी का डिविडेंड नहीं करना चाहिए, डिविडेंड से पहले उस कंपनी से एग्जिट कर जाना चाहिए। वही कंपनी अगर आपने दोबारा खरीदनी है तो एक्स होने के बाद खरीद लें। इस तरीके से आप जब कैपिटल गेन कमाएंगे
तो फिर वो आपके पिछले साल के कैपिटल लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट होगा और आपको कोई नया वो उस गेन के ऊपर टैक्स से आप बचेंगे जब तक आपका ये एडजस्टमेंट जीरो के बराबर नहीं हो जाती या वो 2-3 साल का जो लिमिट है वो खत्म नहीं हो जाती। लेकिन अगर आप डिविडेंड लेंगे तो आपका कैपिटल लॉस बढ़ता जाएगा। मतलब जैसे इस केस में अगर आप देखा जाए कि 80 से आपकी वैल्यू हो गई 1 लाख, एक हिसाब से तो आपने 20,000 का फायदा किया ना, लेकिन क्योंकि 20,000 आपके डिविडेंड में आ गए और आपके शेयर की वैल्यू एक्स होके कम हो गई, तो एनसीसीपीएल के रिकॉर्ड के मुताबिक, क्योंकि वो रोबोट है, वो ह्यूमन नहीं है, उसके मुताबिक आपका ये वैल्यू जो है ना इसकी जीरो रहेगी कि शेयर की वैल्यू साल के शुरू में भी 80 थी, साल के आखिर में भी 80 है, तो इसका जीरो गेन है इस साल के लिए, तो इसलिए वो उसको एडजस्ट नहीं करेगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करना हमारे लिए मुश्किल होगा, फिर आप अपने ब्रोकर या टैक्स कंसल्टेंट से समझ लें। लेकिन सिंपल इन शॉर्ट कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप रिपोर्ट लें टैक्स की अपने ब्रोकर से, अगर आपका 2 ब्रोकर्स के पास अकाउंट है तो फिर आपको ब्रोकर से रिपोर्ट नहीं मिलेगी, फिर आपको एनसीसीपीएल से रिपोर्ट ईमेल करके मंगानी पड़ेगी। वो आपको बताएंगे कि आपके पिछले सालों का कैपिटल लॉस कितना है, उसी के मुताबिक आपने रिटर्न भी फाइल करनी है। और अगर आपका कैपिटल लॉस आ रहा है तो आपने किसी भी कंपनी का डिविडेंड अवेल नहीं करना, चाहे आखिरी तारीख आप उससे निकल जाया करें और नेक्स्ट डे एक्स होने के बाद अगर दोबारा खरीदना है तो खरीद लिया करें। और अगर आप कैपिटल गेन है आपके काफी सारा, आपका लॉसेस नहीं है पिछले सालों में भी, या लॉसेस एडजस्ट हो गए हैं, तो फिर आप कैपिटल गेन लें या डिविडेंड लें, आपका टैक्स दोनों में बराबर होगा 15%। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसका हम नहीं जानते कि क्या सबको सब इस बारे में जानते हैं कि नहीं। जो पावर सेक्टर है, अब हमारा ये ख्याल है कि तमाम कंपनीज के लिए है कि पावर सेक्टर के डिविडेंड के ऊपर 7.5% टैक्स कटता है, 15% नहीं। किसी और सेक्टर में ऐसा डिस्काउंट अवेलेबल है तो उसका हमें पता नहीं, क्योंकि हमने पावर सेक्टर के बहुत से कंपनीज के डिविडेंड अवेल किए हुए हैं और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में भी उसका एक सेपरेट कॉलम है कि वो डिविडेंड को सेपरेट रिकॉर्ड करना होता है जिनके अगेंस्ट टैक्स 7.5% है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे सूरत में आपको पावर सेक्टर का डिविडेंड अवेल करना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी आज की, जिसको आप में से अगर कोई नहीं जानता तो वो इस बारे में जानकारी हासिल कर ले। तो जनाब ये था आज की तो जनाब ये थी आज की वीडियो। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप उसको वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। कोई बाय सेल कॉल नहीं है, शेयर्स खरीदने और बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। वीडियो पसंद आई तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, अल्लाह के हवाले।